अकाउंटिंग रेशियो के अंदर सेकंड नंबर आता है सोल्वेंसी रेशियो। ये रेशियो जो है ना पूरा का पूरा बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इसमें जो भी फॉर्मूलाज आएंगे, जो भी एनालिसिस होगा, वो सारा का सारा बैलेंस शीट से रिलेटेड है। यानी कि बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटीज होती थी ना, उससे रिलेटेड है। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने कर रखा है, उसमें कंपनी की बैलेंस शीट कर रखी है। कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे फर्स्ट आता था इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड आता था, फिर शेयर होल्डर फंड के बाद में नॉन करंट लायबिलिटी, एक वो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाता था, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, उनके अंदर भी पॉइंट्स थे। फिर एसेट के अंदर भी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अगर वो किसी को बैलेंस शीट याद है ना, समझो ये फॉर्मूले याद हो गए पहले से, इस चार्ट को फिर याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता था बैलेंस शीट याद होनी जरूरी है। सॉल्वेंसी रेशियो में फर्स्ट रेशियो आता है डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। डेब्ट मतलब उधारी, इक्विटी मतलब भी उधारी होता है। दोनों उधारी है, दोनों ही लायबिलिटी होती है बिजनेस के, लेकिन इनमें फर्क होता है। डेब्ट जो होता है वो एक्सटर्नल होता है और इक्विटी मतलब इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी, एक तो मैंने मेरी जेब से पैसा लगाया जिसको कैपिटल बोलते हैं, वो कैपिटल हो गई आपकी इक्विटी। और डेब्ट मतलब किसी से उधार लेना। तो एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटी के बीच में रेशियो क्या है? और हमेशा इंटरनल लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, और एक्सटर्नल क्या होनी चाहिए? कम। क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी के ऊपर जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो तो हो, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो बटेगा, नहीं होगा तो नहीं। लेकिन अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी ज्यादा है तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं। समझो बेटा, इसको बाद में लिख देना जो लिखना है आपको प्लीज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल में सिंपल फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी, इसको हम और बोल सकते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। डेब्ट मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी अपॉन इंटरनल लायबिलिटी। इस एक्सटर्नल को डेब्ट बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल सकते हैं। डेब्ट में दोनों आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये दोनों एक्सटर्नल है, बाहरी दायित्व है, देने हैं पैसे। बट अगर डेब्ट लिखा हुआ हो ना, टोटल डेब्ट हो, तो नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों आता है। लेकिन ओनली डेब्ट लिखा हुआ तो लॉन्ग टर्म ही लेना है। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी याद है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स वाला, ओके, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो वो चारों चीजें जो है वो किस में आ जाएगी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसी को डेब्ट बोलते हैं, उसी को लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल सकते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, ओके। फिर आता है आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो गया इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब इंटरनली ओनर ही होते हैं ना शेयर होल्डर। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो तीनों मिलके शेयर होल्डर फंड बन गया। और शेयर होल्डर फंड ही आपका क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है, और उसी को इक्विटी बोलते हैं, ठीक है। वो नहीं, ओके, हाँ, उसको ऐड बाद में कर दिया गया। देखो इधर, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटी के बीच में रेशियो क्या है। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि अगर इंटरनल लायबिलिटी ज्यादा है तो बढ़िया है, लेकिन एक्सटर्नल ज्यादा है तो वो कंपनी सही नहीं है, क्योंकि उसका पूरा पैसा तो फिर ब्याज पेमेंट में जाता होगा, ओके। अगला आता है आपका डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, यानी कि आपका यहाँ क्या लिखा बेटा? टोटल डेब्ट। यहाँ क्या था? ओनली डेब्ट। तो टोटल डेब्ट में फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी दोनों आते हैं, ठीक है। और टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों आते हैं। लेकिन ये दोनों अमाउंट बराबर नहीं होंगे, क्योंकि टोटल डेब्ट में ओनली क्या लिया है मैंने? एक्सटर्नल लायबिलिटी ली, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लेकिन लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड भी होता है, उसको नहीं लेना है टोटल डेब्ट। लेकिन एसेट साइड में सारी एसेट आएगी। नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब शेयर होल्डर फंड क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखो, शेयर होल्डर फंड आपका ये रहा ऊपर। अब शेयर होल्डर फंड इसमें भी काम आया था, ये रहा शेयर होल्डर फंड। ये क्या होता है? शेयर कैपिटल, ए नंबर। शेयर में आपकी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों आ जाएंगे।
बी नंबर रिजर्व एंड सी नंबर मनी, और इसके अलावा सेकंड पॉइंट भी आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इन सबको मिलाएंगे तब जाके आपका शेयर होल्डर फंड आएगा। और ये बैलेंस शीट में था ना, तो इसको रटने की जरूरत है क्या, ये पहले से याद होना चाहिए आपको। ओके, शेयर होल्डर फंड को और क्या बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरी फंड, और क्या बोल सकते हैं, इक्विटी, और क्या बोल सकते हैं, इंटरनल लायबिलिटी, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ये सब का मतलब क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड बोलो, प्रोप्राइटरी फंड बोलो, इक्विटी बोलो या इंटरनल लायबिलिटी बोलो, इन सब का मतलब एक ही है, वो है शेयर होल्डर फंड। इसका एक और फॉर्मूला है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं दे रखा हो, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं, नॉन करंट एसेट ले लो, नॉन करंट एसेट ले लो, उसमें प्लस कर दो वर्किंग कैपिटल और माइनस कर दो नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट, दोनों नॉन करंट, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, इससे भी क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। इसको अगर बैलेंस शीट बना के प्रैक्टिकली करेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा, तो वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करेंगे। हाँ, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इस वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट में डब्ल्यूसी लिख सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीआई, यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, तो यहां पर थे हम, शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटरी रेशियो है, तो प्रोप्राइटरी फंड बोलो या फिर शेयर होल्डर फंड बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप चाहे शेयर होल्डर फंड लिखो चाहे प्रोप्राइटरी फंड लिखो, एक ही बात है। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो ये देखो, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर होल्डर फंड भी ले लो और नॉन करंट लायबिलिटी भी ले लो, सिर्फ दो ले लो, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ लोग इसको कैपिटल वर्ड सुनते ही उनको लगता है कि सिर्फ कैपिटल है, नहीं, सिर्फ कैपिटल नहीं है। कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि शेयर होल्डर फंड में सब लॉन्ग टर्म डेट जोड़ेंगे तब कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। उसका डिवाइड कर देंगे तो आपका कौन सा रेशियो आ जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। भाई आपकी जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट में नॉन करंट और करंट दोनों आ गई, और नीचे डिवाइड किसका करना है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अभी ईबीआईटी क्या होता है, ईबीआईटी का मतलब होता है, ई मतलब अर्निंग, बी मतलब बिफोर, आई मतलब इंटरेस्ट, टी मतलब टैक्स, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एससी अर्निंग, जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स लेस करना अभी बाकी है, इसको अर्निंग को अगर प्रॉफिट भी लिख सकते हो, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और आपकी बुक में ये दे रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन मैंने याद रखने के हिसाब से इस प्रॉफिट को ई बना दिया। अर्निंग और प्रॉफिट एक ही बात है। तो ईबीआईटी लेना और उसमें डिवाइड किसका करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पर, लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म पे इंटरेस्ट नहीं, जो लॉन्ग टर्म लोन लिया है ना उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो। ये रेशियो क्या काम आता है, ये बताता है कि आप अपने प्रॉफिट में से, ये किसका रेशियो बता रहा है, प्रॉफिट का और इंटरेस्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1 लाख रुपए, कितना है 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है ना, वो है 5000 रुपए। ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, अब इसको देखो जीरो कट गए, ये 5 के टेबल में 2, कितना आंसर है 20, 20:1, यानी कि आपका प्रॉफिट 20 है तो आपका इंटरेस्ट कितना है 1, यानी कि आप बहुत मजबूत स्थिति में, आप केवल एक बार इंटरेस्ट नहीं 20 बार इंटरेस्ट पे कर सकते हो, इतनी आपके बिजनेस में क्या है, ताकत है, कैपेसिटी है। तो अब जो भी बैंक से आप लोन लेने जाओगे ना वो आपको फटाफट दे देगा, ठीक है, गजब का प्रॉफिट है, हमारे इंटरेस्ट के मुकाबले तो 20 गुना ज्यादा है, ये होता है इसका मतलब। अब ईबीआईटी क्या होता है, ईबीआईटी में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो मान लेते हैं
हमारी जो अर्निंग है मैंने जैसे बताया कितनी है 1 लाख, इसमें से टैक्स कितना था 5000, वो लेस कर दूं तो ईबीटी आ जाएगा 95,000। आई चला गया ना इंटरेस्ट, तो आई चला गया तो टी बच गया। अब टैक्स इसमें से लेस कर दो, मान लेते हैं टैक्स लग गया हमारा 15,000, ठीक है ऐसे मान लेता हूँ। तो पीछे कितना बच गया ये 80 या 70, 80,000। ये 80,000 क्या बच गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कई बार क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको क्या करना है इसके अंदर, अब आपके ये काम का है क्या, आपको ऐसा प्रॉफिट चाहिए जो इंटरेस्ट और टैक्स लेस हुआ है, या ऐसा चाहिए जो लेस नहीं हुआ है, लेस हुआ नहीं है। जो देखो आपको कैसा चाहिए अर्निंग बिफोर, और क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा आफ्टर। तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे इन दोनों को प्लस कर दो, 15,000 को और 5,000, तो 15 और 5 कितने हो गए 20, 80 में से 20 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 1 लाख। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको बिफोर दे रखा है या आफ्टर। अगर बिफोर दे रखा है तो वही ले लेंगे, आफ्टर दे रखा है तो उसमें इंटरेस्ट और टैक्स को वापस जोड़ना पड़ेगा। आया समझ में? ओके सिंपल सा था। लॉन्ग टर्म डेब्ट या डेब्ट बोलो, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है नॉन करंट, और टोटल डेब्ट का मतलब नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी। ओके एक बार इसको नोट करो।